तोड़ तो कलून शहादत है। ये चैप्टर 1A that was added in the light of amendment in 2025 in this very year। और अभी ये सुनने में आ रहा है कि सितंबर में शायद कोई और अमेंडमेंट भी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, जो सेक्शन 38 ऑफ दिस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के मुतल्लक हो सकती है, जिसमें जो वो ये कहते हैं कि अगर आपको रिमूवल ऑफ डाटा के बारे में सर्विस प्रोवाइडर्स को या दूसरे लोगों को, ओनर्स को ये कहा गया और वो नहीं करते, दैट विल बी एन ऑफेंस as soon as may be after the commencement of the act। Government shall by notification in the official gazette establish an authority बना देगी, जिस अथॉरिटी को आप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो है ये कॉरपोरेट बॉडी होगी, ये बॉडी पॉलिटिक आप जो आपने पीछे पढ़ा, ये कॉरपोरेट बॉडी होगी। इट कैन बी सूड, इसके खिलाफ दावा हो सकता है, ये सू कर सकती है। इसका कैपिटल इस्लामाबाद में इसका मेन ऑफिस होगा, और अगर वो प्रोविंशियल लेवल पे बनाना चाहते हैं तो सारे सूबों में होगा। फंक्शंस क्या होंगे और पावर्स क्या होंगी इस अथॉरिटी। इन एडिशन टू द फंक्शंस एंड पावर्स स्पेसिफाइड otherwise in this act, authority shall have the following powers। जो मेंशन किए गए तो वो किए गए हैं, उसके अलावा ये उसके फंक्शंस होंगे। सबसे पहला फंक्शन, it will promote, incentivize and facilitate social media platform। इंसेंटिव्स देगी, कोई ना कोई प्रीमियम देगी, कोई ना कोई फायदा देगी, प्रमोट करेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन पॉजिटिव सेंस, इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। जैसे आपको कहा जाता है कि इंटरनेट से बच्चों को दूर रखा जाए, कि अगर इन अ रिस्पॉन्सिबल वे इंटरनेट का यूज नहीं है तो ये नुकसान है। ये बी मैंने पढ़ दिया, ये एजुकेशन प्रमोट करेगी और रिसर्च प्रमोट भी करेगी ये अथॉरिटी इस रिलेटेड फील्ड में, भी हमने देख लिया है। इट विल प्रमोट अवेयरनेस अबाउट इश्यूज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड साइबर स्पेस में, साइबर क्राइम्स की रोशनी में जो चीज़ें भी आपके इर्द गिर्द आपकी सोसाइटी में हो रही हैं, इस अथॉरिटी का वन ऑफ द मेन फंक्शंस ये होगा कि वो अवेयरनेस बताएगी, लोगों को बताएगा कि आपका डिजिटल कंटेंट जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने इसकी हिफाजत करनी है, और ऑन द सेम ग्राउंड आप पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप लोगों की जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उसका भी ख्याल रखें, उसमें इंटरफियरेंस ना करें, उसकी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना लें या लोगों का नुकसान ना करें। दैट अवेयरनेस कैंपेन विल बी चलाई जाएगी। ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर करेगी और लोगों के हकूक़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूज़ करते हैं। It will regulate the unlawful or offensive content on the social media platform। जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि जिस तरह कुछ बिजनेस जो हैं वो रेगुलेटेड है। आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आप ऑर्डर करते हैं अभी ये मैंने चांपें खानी है या कुछ भी आपने खाना है, तो हर रेस्टोरेंट का एक अपना रेट है। इट इज़ नॉट रेगुलेटेड अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कुछ कारोबार जैसे पेट्रोल का रेट आ रहा है, जैसे गोल्ड का रेट आ रहा है, ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये रेगुलेटेड हैं। रेगुलेटेड वो रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक कंसर्न है तो ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ जो हैं दे आर नॉट प्लेइंग देयर ट्रू रोल अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे वो ये रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि रेगुलेट द अनलॉफुल और ऑफेंसिव कंटेंट। बताया जाएगा कि ये कंटेंट आपका ऑफेंसिव है,
ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। रेगुलेट एनलिस्टमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनकी बाकायदा एनलिस्टमेंट होगी, उनकी लिस्ट मरतब करते हुए बताया जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये इस लिस्ट में हैं, ये नहीं है। ग्रांट, रीन्यू, रिफ्यूज, सस्पेंड और रिवोक एनलिस्टमेंट, वो ख़त्म कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। तो पार्शली या फुल्ली ब्लॉक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गाइडलाइंस उनको दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं और स्टैंडर्ड्स बता सकते हैं कि आपके एसओपी क्या होंगे कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किस तरह चलाना है। प्रोसीड ऑन एप्लीकेशन मेड ऑन कंट्रावेंशन, अगर कंट्रावेंशन होती है, उनको एप्लीकेशन आती है अथॉरिटी को, तो अमल दरामद होगा। प्रेस्क्राइब फाइन्स फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 1A एंड B और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। डायरेक्शंस इशू की जा सकती हैं टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज टू ब्लॉक और रिमूव द अनलॉफुल ऑफेंसिव कंटेंट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग इन रीजंस देते हुए उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इफ एनी फॉर ए पीरियड ऑफ 30 days बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी। कोऑर्डिनेशन होगी, एंगेजमेंट होगी विद अथॉरिटीज, इंटरनेशनल एजेंसीज। वन ऑफ द एम and object of enactment was international commitment and international cooperation। आप इंटरपोल के जरिए लोगों को बाहर से क्रिमिनल्स को लेके आते, दैट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आपकी ट्रीटीज हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, आपका एक्स्ट्राडिशन लॉ कम्स इनटू प्ले, दैट इज व्हाट विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि आप असिस्टेंस करेंगे फॉर इरेडिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स विद अदर एजेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग्स ऑफिसर्स की, स्टाफ की जो आपकी हायरिंग होगी अथॉरिटी की, आप वो करेंगे। लाइज एंड इंटरेक्ट विद द काउंटरपार्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ जो दूसरी एजेंसीज है, मसलन अब सेक्शन 29 के तहत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो आ गई है, जिसने रिप्लेस किया है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग को, अगर उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है वो पुलिस से ले सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। कैरी आउट कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग करवाएंगे। इंक्यूबेशन सेंटर जैसे आप इंक्यूबेशन वर्ड बता रहा है कि जिस तरह वो छोटे चूजे जिनकी हैचिंग होती है, अगर आपने अवेयरनेस देनी है इन साइबर क्राइम्स को की इरेडिकेशन की तरफ जाना है, तो यू मस्ट हैव अ ट्रेनिंग सेंटर्स। आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे आप शुरू से ही उनको ट्रेन कर सके, अपने ऑफिसर्स को, और लोगों को भी बता सके और प्रमोट कर सके जिम्मेदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फॉरेन एडेड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट, उनके साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन होगी। आप रेगुलेशंस बनाएंगे और रेमेडियल मैकेनिज्म बनाएंगे कि उन कंप्लेंट्स को जो आती हैं अथॉरिटी के पास, उनको आपने उस पर कैसे अमल दरामद करना है और कैसे रिड्रेसल करनी है लोगों की, कैसे लोगों को इंसाफ देना है। टू इनिशिएट एक्शन ऑन एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर रूल्स मेड देयर अंडर, अपने ऑन इट्स ओन मोशन खुद ही या एप्लीकेशन लेते हुए इनिशियल एक्शन, इब्तिदाई एक्शन लिया जाएगा। ऐसी कमेटी और सब कमेटीज बना दी जाएंगी जो मेन अथॉरिटी को सपोर्ट कर सकें, उसकी पैट्रोनेज में हो, उसकी मदद कर सकें। और ऐसे फंक्शन जो हैं जो सेकेंडरी नेचर हो, जो मेन फंक्शन से रिलेटेड हो, एंसिलरी हो, इंसिडेंटल हो, कॉन्सिक्वेंशियल वाक़याती हो, वो सारी चीज़ों के बारे में फंक्शन करेगी। कंप्लेंट कैसे होगी अथॉरिटी को? एग्रीव्ड पर्सन जो फॉल्स और फेक इंफॉर्मेशन का शिकार बनेगा, अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा कि ये कंटेंट इसको रिमूव कर दिया जाए या इसकी रसाई आम लोगों तक ब्लॉक कर दी जाए। अथॉरिटी उस दरखास्त को लेते हुए बट नॉट लेटर दैन, फौरी फोर्थविथ करेगा, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। वो ऐसा ऑर्डर पास करेगा जिसमें ये कहा जाएगा कि ये कंटेंट जो है ये रिमूव कर दो।
कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये जो अथॉरिटी है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन कौन से इसमें मेंबर्स होंगे, क्या उनका डेजिग्नेशन होगा, क्या उनकी फंक्शनैलिटी होगी, ये हम देख लेते हैं। एक तो उनका चेयरपर्सन होगा और 8 जो है उसके मेंबर्स होंगे, आउट ऑफ विच उन 8 में से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सेक्रेटरी होगा, जो पैमरा का चेयरमैन होगा, और चेयरमैन जो पीटीए होगा, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, और एनी मेंबर ऑफ पीटीए नॉमिनेटेड बाय हिम शैल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। दे विल नॉट बी परमानेंट मेंबर्स इन दैट सेंस। ये चारों लोग जिनकी हमने बात की है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर वक्त मेंबर रहेंगे। वो जो भी उनकी जगह पे वो रिप्लेस कर जाएगा ऑफिसर, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाएगा। चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स shall be appointed by the federal government on such terms and conditions। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी रिलेटिंग टू देयर रेम्यूनरेशन, देयर पे, देयर एज, देयर टाइम फ्रेम कि आप इतने अरसे तक रहेंगे। दीज आर कॉल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। द चेयरपर्सन शैल बी एमिनेंट प्रोफेशनल। अब उसके लिए होना ये चाहिए वो एक फेमस प्रोफेशनल होना चाहिए जो इसका चेयरमैन होगा। उसके पास बैचलर डिग्री, 15 साल का एक्सपीरियंस होगा आईटी में या लॉ में। कोई लॉयर भी, कोई जज भी रिटायर्ड, वो भी चेयरमैन इसका हो सकता है। या सोशल मीडिया पॉलिसी गवर्नेंस जो है उसके पास उसका एक्सपीरियंस है, या जो रिलेटेड जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो दुनिया में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे रिलेटेड उसके पास। दीज आर द क्वालिफिकेशंस फॉर चेयर पर्सन। Chairperson and members other than ex officio members shall be appointed for a non-extendable period of 5 years। 5 साल के लिए उनको बना दिया जाएगा और ये पीरियड एक्सटेंडेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट चेयरपर्सन और ए मेंबर डज नॉट एक्सीड 58 ईयर्स। एक और कदम लगा दी गई कि उसकी एज 58 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए at the time of initial appointment, इब्तदाई तौर पे जब उसको अपॉइंट किया जाएगा। ये क्वालिफिकेशंस अब उन मेंबर्स के लिए हैं जो आपने वो कमेटी बनाई है उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे। एक जर्नलिस्ट होगा। एक रीज़न ये भी गवर्नमेंट ने दी, भाई आप क्यों बात करते हैं, आप क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये पीका एक्ट जो है ये सहाफ़ियों को ले दे गया है या ले दे जाएगा। आप ये नहीं कह सकते। हम तो आपका जर्नलिस्ट जो है, जो ऑथोराइज्ड होगा, जो रजिस्टर्ड प्रेस क्लब का मेंबर होगा और जिसकी अपनी फील्ड में बैचलर डिग्री होगी ह्यूमैनिटी में, जर्नलिज्म में, जो रिकग्नाइज होगी HEC से, और 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, ऐसा सहाफ़ी हम उसमें रखेंगे एज ए मेंबर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्वालिफिकेशन में वो ये कह रहे हैं कि उसका भी 10 साल तक एक्सपीरियंस हो और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ये भी मेंबर होगा। एक वकील होगा जिसका 10 साल तक एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होगा, वो भी मेंबर होगा। सोशल मीडिया प्रोफेशनल 10 ईयर एक्सपीरियंस का, ही विल बी मेंबर टू। और एक प्राइवेट सेक्टर आईटी एंटरप्रेन्योर जो आईटी को समझता हो वो भी इसका मेंबर होगा, जिसके 10 साल अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस होंगे। तो दैट वाज द कंपोजिशन। ये चेयरमैन होगा, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे और ये मेंबर्स होंगे और ये उनकी क्वालिफिकेशन होगी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब ये जो अथॉरिटी बनेगी जिसकी अभी हमने बात की, ये अपनी पावर्स जो हैं ये डेलीगेट कर सकते हैं किसी भी मेंबर को, लेकिन इसमें एक चीज़ वो बात
कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, जो कंडीशंस वो इम्पोज करेंगी। द अथॉरिटी may delegate all or any of its functions and powers other than the functions and powers under chapter 1B। वो कहते हैं जो 1B की पावर्स है ना, वो अथॉरिटी जो है वो इन मेंबर्स को नहीं देगी। वो 1B की क्या पावर्स है? वो 1B की चैप्टर आगे आ रहा है। वो 1B की पावर्स हैं एनलिस्टमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, किसको निकालना है, किसको, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। तो ये कहते हैं कि ये पावर्स जो है मेंबर्स को नहीं दी जाएंगी, बाकी वो पावर्स डेलीगेट करेगी अथॉरिटी। पावर्स ऑफ अथॉरिटी इन द मैटर्स रिलेटिंग टू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चेयरपर्सन। के अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स का मामला है, आपने बंदे रखने हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल देखनी है, आपने रिक्रूटमेंट करनी है, तो ये पास चेयरपर्सन के पास होंगे। चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है अगर वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होता है, मेंटली डिसेबल हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है, तो वो ऐसा चेयरमैन और वो जो मेंबर है उसको वो अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स की वो बात कर रहे हैं फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको वो रिमूव कर सकते हैं। इसमें मिसकंडक्ट, उसकी अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होगी। और अगर ये वैकेंसी वो रिमूव कर दिया जाता है तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? उस वैकेंसी को फिल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट विद इन 3 months जो है वो एक और क्वालिफाइड बंदे को उस जगह पे ले आएंगे। इन सिंपलेस्ट फॉर्म दिस टेक्स्ट इज सेइंग दिस। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस ट्रांजिटरी पीरियड के दौरान एक्टिंग चेयरपर्सन को 3 माह तक कोई ड्यूटी तफवीज कर सकती है। मीटिंग्स जो हैं वो चेयरपर्सन यूजुअली प्रिजाइड करेगा और इसके लिए कोरम जो है वो 5 लोगों का होगा, जिसमें वो मेजॉरिटी का डिसीजन ले सकते हैं। अगर चेयरपर्सन नहीं होगा तो दूसरे मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स वो किसी एक मेंबर को मीटिंग प्रिजाइड करने के लिए इलेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मीटिंग्स के लिए उनको 7 दिन पहले एडवांस नोटिस दे दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स एंड फंक्शनैलिटी एंड वर्किंग ऑफ दैट। मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा और अगर टाई हो जाएगी, बराबर हो जाता है, तो फिर चेयरपर्सन को ये राइट दिया गया कि कास्टिंग वोट उसका हो जाएगा। ये मीटिंग्स अगर मेंबर्स ये समझते हैं कि जूम के जरिए कर ली जाए बजाय इसके कि हम एक फिक्स प्लेस पे, स्पेसिफिक प्लेस पे हम सारे इकट्ठे हों, तो ये उनकी अपनी मर्जी होगी कि वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जूम के जरिए, स्काइप के जरिए वो अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। जितने इस मीटिंग में आर्डर्स होंगे, डिटर्मिनेशंस अगर वो किसी फाइंडिंग तक पहुंचते हैं, डायरेक्शंस होंगी, ये सारी चीज़ें राइटिंग में होंगी। राइटिंग एंड शैल आइडेंटिफाई द ऑर्डर्स, डिटर्मिनेशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स सेपरेटली, कि किस बंदे ने क्या बात की है। कोई एक्ट और प्रोसीडिंग इस अथॉरिटी का इनवैलिड नहीं होगा इस वजह से कि वैकेंसी है या फलां बंदा मौजूद नहीं है या अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं है। ये वो कहते हैं इस वजह से कोई डिटर्मिनेशन, कोई डायरेक्शन जो है वो गैर मुअस्सर नहीं होगी। फंक्शंस और पावर्स क्या होंगी चेयरपर्सन की? वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अथॉरिटी भी होगा and shall perform such functions and exercise such powers as may be delegated by the authority
The chairperson shall have exclusive powers to perform such functions and exercise such powers which require immediate action. बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने एक कंप्लेंट ऐसी आ जाती है, कोई बात सामने आ जाती है कि आपको इमीडिएटली उस पर एक्ट अपॉन करना पड़ता है, तो आपको कहना पड़ता है कि भाई ये ब्लॉक कर दो, ये इन्फॉर्मेशन, ये डाटा रिमूव कर दो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको इरेज कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये इमीडिएट एक्शन समटाइम्स इट इज़ नीडेड। तो इन दैट सेंस ही इज़ एम्पावर्ड टू डू इट, प्रोवाइडेड दैट अगर वो ये पावर एक्सरसाइज करता है तो उसको 48 आवर्स में अथॉरिटी की रेटिफिकेशन, उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये एक वो उस पर एक कदगन है। प्रोवाइडेड दैट सच नोटिफिकेशन कैन बी डन बाय सर्कुलेशन। नाउ chairperson and members not to engage themselves in certain businesses etc. Diversified role ये members और chairperson while having interaction with multi-dimensional आप कह लें कि बहुत से इदारों के साथ, बहुत से सेक्टर्स के साथ इनका इंटरेक्शन है। तो वो ये कहते हैं कि वो प्राइवेट कैपेसिटी में वो किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर पर्सनल गेन कोई जो है एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकते। अदरवाइज उनके पास इतनी ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन होगी, अगर वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होते हैं तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इंफॉर्मेशन इलीगली देना शुरू कर दें, या कोई ऐसा काम करते हैं जो इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है, या द वेरी विजडम ऑफ लेजिस्लेचर जो है, जो एम्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस एक्ट के, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के, उनको सबोटेज करते हैं, तो उनको ऐसी इजाज़त नहीं होगी। या इस बेसिस पे, इस एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो अपने लिए कोई ऐसी सर्विस देख लेते हैं, पीपल कैन पे देम इन हाई अमाउंट्स फॉर कंसिडरिंग दैट दे आर ऑन वेरी हाई पेडेस्टल, उनकी वो जो पोजीशन है, तो वो ये नहीं कर सकते। इवन अपनी इस असाइनमेंट के 1 साल बाद तक भी वो नहीं कर पाएंगे। कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो नहीं लेंगे। फॉर सो लॉन्ग एज ही होल्ड्स ऑफिस एंड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year देयर आफ्टर सीक और होल्ड एनी ऑफिस। ये जो बात मैंने कर दी, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज एक नई एस्टेब्लिशमेंट, एक अथॉरिटी है, इसको ट्रेनिंग सेंटर्स भी चाहिए, इसको इक्विपमेंट भी चाहिए, इसको फंड्स भी चाहिए, इसको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, इसको लोग भी चाहिए, इसको एम्प्लॉइज भी चाहिए। ऑब्वियसली इस मकसद के लिए अथॉरिटी जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम कैन अपॉइंट एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स एंड अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, जो भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस मुकर्रर करेंगे। एंड द शेयर ऑफ प्रोविंस इन द अपॉइंटमेंट, दैट इज सेंट्रल स्टैट्यूट। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोविंसेस हैं, अगर वो ओवरऑल पब्लिक एक्सचेकर से अपना जो है वो हिस्सा ले लेते हैं, expenses होंगे, they will contribute to, shall be maintained in accordance with paragraph G of article 38 of the constitution। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है उसका आर्टिकल G of 38 यही बात कर रहा है प्रोविंस का। ऑफिसर्स जो है वो सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत पब्लिक सर्वेंट कहलाए। एक फंड कायम किया जाएगा इस अथॉरिटी के लिए, जिस फंड को आप ये कहेंगे सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड, विच शैल वेस्ट इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी के पास होगा, एंड शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द अथॉरिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल नीड्स। वो अपनी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करेंगे। उन ज़रूरियात में
बहुत सी चीज़ें आएंगी, आपकी सैलरीज आएंगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग आएगी, आपकी आप कुछ भी करते हैं, आपको टेक्निकल असिस्टेंस लेते हैं, आपको फॉरेन एड लेते हैं, आपको अपनी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये फंड्स विल बी यूटिलाइज्ड इन दैट मैनर। अब इस फंड में क्या होगा? द फंड शेल कंसिस्ट ऑफ सीड मनी एंड ग्रांट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। ये सीड मनी क्या है? सीड बीज को कहते हैं, आप बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है। सीड मनी मीन्स इट इम्प्लाइज हियर कि जो इनिशियल कैपिटल है किसी भी चीज को फॉर्म करने के लिए, अथॉरिटी जब बनी है तो ऑब्वियसली उसको इनिशियल मनी की, सीड मनी की जरूरत है। एनी फी प्रेस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी, और वो ऐसे सारे कर्जे भी जो स्पेशल और जनरल सैंक्शन गवर्नमेंट के साथ लिए जाएंगे, ये सारे फंड्स में आएंगे। ऐसी अदर सम्स एंड एडिशनल फीस रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी एंड रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अथॉरिटी में ओपन, अब चूंकि ये एक कॉर्पोरेट बॉडी फंड्स भी वेस्ट करते हैं, इट कैन बी सूड, इट कैन सू आल्सो, तो उनको ये इख्तियार दिया गया है कि आप किसी भी बैंक में ऑपरेट कर लें अपने जो अकाउंट्स हैं लोकल और फॉरेन करेंसी में, किसी भी बैंक में, और ये इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप उन फंड्स की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो आपको गवर्नमेंट ने दिए। आप उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपके पास पैसे हैं, अथॉरिटी कैन इन्वेस्ट फॉर जनरेशन ऑफ मोर मनी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स बजट। अब ये अथॉरिटी जो है ये गवर्नमेंट को फाइनेंस डिवीजन के जरिए अपना बजट जो है हर फाइनेंशियल ईयर से 3 माह पहले दे देगी कि ये हमारा बजट है, और कंप्लीट रिकॉर्ड और एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट्स का और ऑडिट का वो रखेगी। आर्टिकल 169 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 168 और 169 में उसके फंक्शन, उनके बायर्स, और 169 और 170 जो है वो ऑडिटर जनरल को डील करता है, जो ओवरऑल ऑडिट कर सकता है। ये अपना ऑडिट खुद भी करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के पास अख्तियार होगा कि ऑडिटर जनरल भी उनका ऑडिट करे, क्योंकि दे आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट। ये अपनी कारकर्दगी जो अथॉरिटी है ये पार्लियामेंट को, बोथ हाउसेज को, सेनेट को भी, नेशनल असेंबली को भी ये देने के, अपनी कारकर्दगी बताने के पाबंद हैं। ये अथॉरिटी जो है ये उन्हीं अकाउंट्स की ऑडिट की बात कर रहे हैं, थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट वो करवाएंगे, और ऑडिटर जनरल जो है उसके पास पार होगी कि वो भी इनका ऑडिट कर ले या री ऑडिट कर ले। एनुअल रिपोर्ट अथॉरिटी कंपाइल करेगी और सबमिट करेगी मजलिस शुरा में, जैसे पहले बात की। गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा कि वो जब ये समझे वो इनको डायरेक्शंस और पॉलिसी दे दे कि इन दैट पॉलिसी, इन द लाइट ऑफ दीज डायरेक्शंस यू हैव टू मूव ऑन। देख लेते हैं इसकी टेक्स्ट को। द फेडरल गवर्नमेंट में एज वेन it considers necessary issue directives to the authority on matters of policy relating to this act, and such directives shall be binding on the authority, and if a person and if a question arises as to whether any matter is matter of policy or not, गवर्नमेंट का जो फैसला है वो फाइनल होगा। अनचेक्ड अथॉरिटी को गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। इंडेमनिटी है, अगर आप ये कहते हैं कि कोई सूट, कोई प्रोसिक्यूशन अगर आप
गवर्नमेंट फंक्शनरी के अगेंस्ट आप नहीं कर सकते, अनलेस के यू हैव टू शो ओनली दैट हमने ये इन गुड फेथ किया है। ये है वो चैप्टर 1B जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसका अख्तियार अथॉरिटी ने चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स को वो कह रहे हैं कि नहीं दिया, बाकी सारे अख्तियारात दिए हैं। दिस इज व्हाट the authority may require any social media platform to enlist with it in such manner। इतनी आप फीस देंगे और इस मैनर में हम आपको एनलिस्टमेंट दे देंगे। वो अथॉरिटी रिक्वायर कर सकती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। कोई और कंडीशन भी, कोई स्टिपुलेशन भी ऐड की जा सकती है अथॉरिटी की तरफ से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जिसको ये कहा जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एनलिस्टमेंट होनी चाहिए। Authority shall have the power to issue directions to a social media platform for removal or blocking of online content if such online content, क्या ऑनलाइन कंटेंट है तो उसको रिमूव करने या ब्लॉक करने का ऑर्डर किया जा सकता। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट है। पब्लिक को इंसाइट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, उकसाया जाता है, उभारा जाता है उनके जज्बात को कि आप वायलेशन करें कानून की। पब्लिक को, किसी खास सेक्शन ऑफ पब्लिक को डैमेज करने के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के डैमेज के लिए अगर कोई ऐसा ऑनलाइन कंटेंट मौजूद है तो उसको, उसकी रिमूवल के लिए, उसकी ब्लॉकिंग के लिए अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये कह सकती है कि आपके प्लेटफॉर्म पर ये कंटेंट मौजूद है, रिमूव इट एट वंस और ब्लॉक इट एट वंस। या ऐसा कंटेंट जो किसी को लॉफुली मैनर में अपनी लाइफ गुजारने का, अपना बिजनेस करने का, जीने का हक जो है उससे उसमें आप रुकावट बनते हैं। मजहबी तौर पे नफरत अंगेजी, इश्ताल अंगेजी कंटेंट फैला रहा है, ऑब्सीन है, पोर्नोग्राफिक है या कंट्रावेंशन में है, इस कानून की इसका जो मैंडेट है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया जा रहा, तो ये भी कंटेंट रिमूव किया जा सकता है। इज नोन टू बी फेक और फॉल्स। अगर फेक है, फॉल्स है, तब भी ऐसे एक्सप्रेशंस उस कंटेंट में मौजूद हैं जो किसी मजलिस शुरा के मेंबर, किसी जज के अगेंस्ट हैं, आर्म्ड ऑफिसर्स के अगेंस्ट हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर के अगेंस्ट हैं, या ऐसा वो प्रमोशन करता है, एनकरेज करता है टेररिज्म को एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट और इट्स इंस्टीट्यूशंस। विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर रिस्ट्रिक्शंस, जो और कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें हैं उनको छेड़े बगैर। इन दिस रिगार्ड, while reporting the proceedings of the Majlis Shura or Provincial Assembly, कोई स्पीकर असम्बली का बात कर रहा है, नेशनल असम्बली का, प्रोविंशियल असम्बली का, और उसने ये कह दिया है कि भाई ये जो रिमार्क्स हैं प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर के या नेशनल असम्बली के मेंबर के या इस वज़ीर के, ये जो बात की है ये इट इज़ नॉट गुड टू बी रिमेन इन द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई में नहीं रहनी चाहिए, एक्सपंज कर देनी चाहिए, या ऑब्सीन है, या ऐसी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो अगर उसको ये एक्सपंज करने का ऑर्डर कर दिया जाता है तो उसका अगर आप सोशल मीडिया पे इश्तहार लगाएंगे या उसकी स्ट्रीमिंग करेंगे और उस वीडियो को चलाएंगे, ऑनलाइन कंटेंट की शक्ल दे देंगे, तो ये उसको मना किया गया है। Statements of prescribed organization or their representatives shall not be streamed or made available। पाबंदी लगा दी गई है जिन तंजीमों पे, जिन लोगों पे, या जो इश्ताल अंगेज़ी फैलाते हैं, या जो ऐसी तंजीमें जो एंटी स्टेट ऑब्जेक्टिव्स रखती हैं, तो उनके लिए
उनकी बातों को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके आना इज अ साइबर क्राइम। हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके पास एक मौसर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स अबाउट अनलॉफुल और ऑफेंसिव ऑनलाइन कंटेंट। अब आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी, बाज़ का आप किसी के पेज पे कोई आप कोई चीज़ पोस्ट करना चाहते हैं तो वो आगे लिखा आता है पेंडिंग रिक्वेस्ट, एडमिन्स विल अप्रूव इट। तो ये जो एडमिन्स वो जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं वो इन दैट सेंस कर रहे हैं कि वो पहले उसको देखेंगे कि भाई इसकी ये जो वीडियो है, इसका ये जो पेज है, ये जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहा है, क्या ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में तो नहीं आता, या ये हार्मफुल तो नहीं है किसी तरह, या ये ऑब्सीन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के एडमिन की जिम्मेदारी है कि फिर उसको परमिशन दे, अदरवाइज ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल टू। The social media platforms shall supply users with any easily recognizable, directly accessible and permanently available procedure for submitting complaints के वो शिकायत की जा सकती है कि भाई आपके प्लेटफॉर्म पे ये जो है वो कंटेंट जो है वो अवेलेबल है। सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल। अब जिस तरह आपने अथॉरिटी देखी, आप ये कंप्लेंट काउंसिल देखेंगे, उसके बाद आप ट्रिब्यूनल देखेंगे कि क्या इनका रोल है, क्या इनकी इंटर कनेक्टिविटी है। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एक सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल बना देगी, उसका भी एक चेयरमैन होगा। जिस तरह आपने उस अथॉरिटी का चेयरमैन देखा, उसके मेंबर्स देखे एक्स ऑफिशियो और दूसरे मेंबर्स, इनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनके लिए भी एज रिक्वायरमेंट है, इनको भी मिसकंडक्ट की बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है, इनको भी राइट है कि ये रिजाइन कर सकते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कंपोजिशन है, देख लेते हैं। shall consist of a chairman and 4 members including 1 ex officio member, यहाँ पे एक ex officio member होगा, and process complaints made by persons, organizations and general public violation of the provisions as may be prescribed by the regulation। इस काउंसिल का काम ये होगा। डोंट इंटरमिंगल थिंग्स। अथॉरिटी को अथॉरिटी समझे, उसकी कंपोजिशन अलग है, काउंसिल को काउंसिल देखें, इसके रोल्स, इसका डोमेन, इसके फंक्शंस, इसकी लाइबिलिटीज डिफरेंट। चेयरमैन एंड मेंबर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो members of the council shall be appointed by the federal government for term 3 years extendable। वो 5 साल था और नॉन एक्सटेंडेबल थी, ये 3 years है और एक्सटेंडेबल फॉर अनदर टर्म, अगले 3 साल के लिए भी हो सकता है। कंडीशंस जो ये डिटरमिन कर देगी। यहां पे एज इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए 62 years रख दी गई है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल शैल बी एमिनेंट प्रोफेशनल्स। यहां भी वो कहते हैं कि भाई वो लोग एमिनेंट, रिनाउंड, जिनका अपनी प्रोफेशनल फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है, दे हैव अर्नड गुड नेम फॉर देमसेल्फ इन देयर फील्ड, वो होंगे और उनकी बैचलर डिग्री होगी, 15 साल का एक्सपीरियंस आईटी में, लॉ में या सोशल मीडिया गवर्नेंस में होना चाहिए। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन टू विच बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंड्स एलोकेटेड शैल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द काउंसिल। अब वो जो एक्स ऑफिशियो होगा वो ये होगा। चेयरमैन और मेंबर ऑफ द काउंसिल में रिजाइन, वो रिजाइन कर सकता है, गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को वो लिख के दे सकता है थ्रू डिवीजन कंसर्न, और गवर्नमेंट भी उसको रिमूव कर सकती है अपनी उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से। और मिसकंडक्ट उधर भी डिफाइन किया गया था कि वो अब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी मिसकंडक्ट में आएगा। अगर वैकेंसी
हो जाती है, रिमूव कर दिया जाता है या वो रिजाइन कर दिया जाता है अदर देन एक्स ऑफिशियल मेंबर, तो गवर्नमेंट एक और बंदा 2 माह के अंदर अंदर क्वालिफाइड उसकी जगह ले आएंगे। वायलेशन और नॉन इम्प्लीमेंटेशन, अगर वायलेशन होती है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जो अथॉरिटी डायरेक्शंस देती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, तो अथॉरिटी के पास क्या अख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। चैप्टर 1C, all these chapters are duly added. Tribunals, federal government may by notification in the official gazette establish as many social media protection tribunals for the purpose of this act, जितने मर्जी वो बना सकते हैं और उनको ये बता दिया जाएगा, स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आप ये क्लासेस ऑफ केसेस सुनेंगे, आप ये क्लासेस ऑफ केसेस सुनेंगे और जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज किस तरह करनी है। ट्रिब्यूनल में क्या होगा, एक चेयरमैन ट्रिब्यूनल का भी होगा। नाउ दिस इज थर्ड चेयरमैन। ये चेयरमैन जो है वो हाई कोर्ट का जज होगा या वो हाई कोर्ट का जज रह चुका होगा। पहली कंडीशन तो ये है। उसमें भी एक जर्नलिस्ट को मौका दिया जाएगा जिसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस से कम नहीं होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड प्रेस क्लब का मेंबर होना चाहिए, उसकी डिग्री जर्नलिज्म में होनी चाहिए और एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन से वो होनी चाहिए कि वो रिकग्नाइज्ड डिग्री है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा उसकी भी बैचलर डिग्री मिनिमम होगी HEC से और उसके पास भी एक्सपीरियंस जो है अपनी फील्ड में होगा। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल shall be appointed by the government for a period of 3 years, और 3 साल के लिए इस चेयरमैन को और इस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को वो रखेंगे, उनकी पे मुकर्रर करेंगे या उनकी कंडीशन मुकर्रर करेंगे, वट एवर दे थिंक फिट। चेयरमैन रिजाइन कर सकता है गवर्नमेंट को लिख के और गवर्नमेंट भी उसको रिमूव कर सकती है उसी बेसिस पे, मेंटल डिसेबिलिटी पे या इनएफिशिएंसी पे, और मिसकंडक्ट वही होगा जो हमने पहले 2 दफ़ा पढ़ा है। अगर वो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करता है तो ये उसका मिसकंडक्ट होगा। वैकेंसी खाली हो जाती है उसके मरने से, रेजिग्नेशन से, या उसकी अपॉइंटमेंट का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट जो है 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लेगी उस वैकेंसी को फिल करने के लिए और किसी और क्वालिफाइड बंदे को रख लेगी। ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड ऑल केसेस विद इन 90 डेज। अब ये जो ट्रिब्यूनल बनेगा उन केसेस को 90 डेज के अंदर अंदर अपनी रीजंस दे के अपनी उसको डिसाइड करेगा, और अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं करता तो अपनी रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि इस वजह से ये 90 डेज में केस कंक्लूड नहीं हो पाया। प्रोसीजर क्या होगा इस ट्रिब्यूनल का, ये वो पास एक्सरसाइज करेगा जो उसको गवर्नमेंट असाइन करेगी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। Any person aggrieved by any decision of the authority may prefer an appeal before the tribunal in such manner as may be prescribed। उसको अपील का बताया जाएगा कि आपने इस मैनर में अपील करनी है। अब ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो आ गया है और उसके अगेंस्ट जो अपील है, any person aggrieved by the final decision of the tribunal may prefer an appeal to Supreme Court of Pakistan। कितने दिनों में?
60 दिन के अंदर अंदर फैसला होने के वो सुप्रीम कोर्ट में